हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है वायरस, जिसके बारे में कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है, इसका हिस्ट्री देखेंगे, वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, ये जानेंगे कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक क्यों कहते हैं। हालांकि एक वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पर वायरस का स्ट्रक्चर भी आएगा, इंडिविजुअल वायरसेस, वायरस के स्ट्रक्चर, वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस से होने वाली डिसीजेस, ये सारी चीजों को हम 3 से 4 वीडियो में जो है वो कवर कर देंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कवर करेंगे वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ इसकी जो हिस्ट्री है वायरस की, कैसे डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। तो सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ वायरस में, सबसे पहले क्या हुआ कि साइंटिस्ट है एक, जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जिनका नाम है एडोल्फ मेयर। 1886 की बात, मतलब 19th सेंचुरी। अगर आपको सन याद नहीं रहता है 1886, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी है, मतलब 19वीं जो सदी है, उस सदी में वायरस की जो डिस्कवरी है उसकी शुरुआत होती, वायरस की खोज की शुरुआत होती है। कौन करते हैं? एडोल्फ मेयर करते हैं। लेकिन एडोल्फ मेयर तंबाकू के प्लांट में वायरस का इफेक्ट देख पाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते वायरस को। जिस डिस्कवरी को कंटिन्यू करते हैं अगले कहीं ना कहीं 6 साल बाद, मतलब 1892 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है इवानोवस्की, डिमिट्री इवानोवस्की। ये जो साइंटिस्ट है ये क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ही स्टडीज टोबैको मोज़ेक डिसीज एंड पास्ड इन्फेक्टेड सेप थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं वो? भाई नॉर्मली पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो चुकी थी बैक्टीरियल फिल्टर से। अब हुआ क्या कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं, अफेक्टेड प्लांट का सेप लेते हैं और उस सेप में ये चीज देखते हैं वो कि उस रस से, यहां पर क्या लिखा हुआ, उन्होंने तंबाकू मोज़ेक रोग का अध्ययन किया। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो संक्रमित रस है, इन्फेक्टेड सेप है, उसको जब बैक्टीरियल फिल्टर से क्रॉस किया, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है तो वो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन क्या हुआ कि ये ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट थे, इवानोवस्की ने ये देखा कि ये ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट थे जो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जा रहे थे। अगर ये बैक्टीरिया होते तो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि साइज बड़ा होता। इसका मतलब इनका साइज छोटा था तो ये बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर जा रहे थे। ये चीज उन्होंने देखी। किसके अंदर देखी? तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, टीएमवी था, उसमें उसका जो सेप था, उसका रस लिया है, संक्रमित रस, मतलब इन्फेक्टेड सेप लिया है, उसको देखा। इसके बाद द फिल्टर्ड स्टिल कॉज डिसीज, जो फिल्टर्ड है, जो द्रव है जिसको आपने फिल्टर किया, मतलब बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया, नीचे वाला जो मटेरियल है जो छन के गया है, फिल्टर हुआ है, उसके अंदर भी ये कैपेसिटी थी कि वो इंफेक्शन कॉज कर सकता है। भाई समझने की बात ये है कि ये आपके पास बैक्टीरियल फिल्टर है, आपने इन्फेक्टेड सेप को यहां पर डाला है, जो संक्रमित रस है उसको यहां पर डाला है, नीचे छान दिया है। छान दिया तो अगर ये बैक्टीरिया होता तो वो ऊपर ही रह जाता, लेकिन ये बैक्टीरिया से छोटी चीज थी जो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस करके नीचे आ गई। अब ये जो नीचे मटेरियल है, इसको इन्फेक्शन करवाते हैं, इस मटेरियल को इन्फेक्शन करवाते हैं हेल्दी प्लांट के ऊपर, तो उस प्लांट के अंदर इंफेक्शन हमको आसानी से देखने को मिलता है। इसका मतलब जो चीज फिल्टर को क्रॉस करके गई थी उसके अंदर भी कोई ना कोई इंफेक्शन करने वाली चीज थी। ये इन्होंने यहां पर देखा। वही चीज कह रहे हैं कि फिल्टर किया गया द्रव भी रोग उत्पन्न कर रहा था, जिससे नए प्रकार के रोग कारक का संकेत मिला। इससे ये पता चला कि, क्योंकि पहले ये मान रहे थे कि भाई जो डिसीज हो रही है वो बैक्टीरिया से हो रही है, लेकिन फिर एक नए प्रकार के रोग कारक, जिसको हम आगे चल के वायरस कहेंगे, उसके संकेत मिले। और उस समय पे हाउएवर वी बिलीव इट वाज टॉक्सिन और वेरी स्मॉल बैक्टीरियम। भाई उन्होंने उसे क्या कहा, उसे इसे विष या बहुत छोटे जीवाणु के रूप में माना। उन्होंने ये कहा कि या तो ये कोई पॉइजन है या बहुत छोटा बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल फिल्टर को क्रॉस कर रहा है। ये इवानोवस्की के कंट्रीब्यूशन। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास अगले साइंटिस्ट, जिनको हम फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं, जिनका नाम है बिंजेरिक। ठीक है, मार्टिनस बिंजेरिक। ये आते हैं 1898 में। ठीक भाई, मतलब उसके 6 साल बाद, 6 साल के डिफरेंस में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 1898 में, इवानोवस्की।
इवानोवस्की ने वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करते हैं और एक वर्ड देते हैं दैट इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। एक वर्ड देते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब जो लिविंग फ्लूइड है, एक ऐसा लिविंग फ्लूइड जो कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक है, ठीक। तो वो यही चीज कह रहे हैं, संक्रामक जीवित द्रव हिंदी में। हालांकि आपको याद जो है इसी को रखना है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। आप ये नहीं कहेंगे इसको संक्रामक जीवित द्रव, लिखेंगे जब हिंदी वाले भी लिखेंगे तो आपको देवनागरी में लिखना है इसे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये आपको लिखना होगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ हमारे पास रहेगा कंट्रीब्यूशन किसका, बिंजरिक का। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, विषाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, बिंजरिक को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ, फिर इसके बाद आता है बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी। बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी जो है ये करते हैं फ्रेडरिक टोवार्ट। 1915 में ये ऐसे वायरस की डिस्कवरी करते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो वही चीज बता रहे हैं, ये टोवार्ट ने ये बताया है कि 1950 में ये डिस्कवरी करते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, विषाणुओं को, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इसके बाद फेलिक्स डी हर्ले 1917 में इसी डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हुए इनको नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो किसने की है, फ्रेडरिक टोवार्ट ने। जबकि बैक्टीरियोफेज का जो नाम है वो किसने दिया है, डी हर्ले जो है, फेलिक्स डी हर्ले जो है उन्होंने दिया 1917 में। ये आपको ध्यान रखना है, 17 में, राइट। अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेनले ने जो है 1935 में जो स्टेनले है उन्होंने जो है टीएमबी जो होता है, तंबाकू का जो मोज़ेक वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि वायरस निर्जीव रासायनिक पदार्थों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। भाई क्रिस्टलाइजेशन जो है लिविंग चीज का नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लिविंग चीज का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। इसका यह मतलब है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये चीज यहां से प्रूव होती है किसके एक्सपेरिमेंट से, स्टेनले के एक्सपेरिमेंट से 1935 में। ठीक है भाई, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इरा की बात करें 1930 से 40 के बीच में, 1930 से 40 के बीच में। क्योंकि वायरस बहुत छोटे होते हैं तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। जिससे हमने क्या हुआ, स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने वायरस की जो संरचना है उसको स्पष्ट रूप से समझा। अगला है मॉलिक्यूलर इरा। मॉलिक्यूलर इरा में इससे क्या फायदे हुए वायरस की डिस्कवरी से, तो अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफाज में अगर आपने देखा होगा तो जो हमने क्या किया था कि हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम ये प्रूव करते हैं डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। हमने लास्ट वीडियो मैंने जो आप डाला था उसमें हमने डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को समझाया था, और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल में हमने देखा था हर्शे और चेज वाला एक्सपेरिमेंट 1952 वाला, जिसको हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कह रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था इसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है। हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से, वो उसकी आपको सेपरेट वीडियो जो है वो जाके चैनल पे देख लेना है, ठीक है, कैसे प्रूव किया है। ठीक है भाई। अगला आता है मॉडर्न डेवलपमेंट, आधुनिक विकास। इसमें क्या होता है, एडवांस टेक्निक लाइक जीनोम सिक्वेंसिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड। उसके बाद वायरस आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो भाई आज मॉडर्न इरा में हम वायरस के बहुत सारे उपयोग करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में काफी इसका यूज किया जाता है, वैक्सीन वगैरह के प्रोडक्शन में किया जाता है। क्योंकि सोचने की चीज है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरियोफाज अपना जीनोम इंसर्ट कर देता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसका मतलब अगर हम चाह रहे हैं कोई डिजायर्ड जीन, हम कोई चाह रहे हैं कि यार इस जीन को हमको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना है,
मान लो इकोलाई में आपको कोई जीन इंसर्ट करना है, तो फिर वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसके अंदर इस जीन को ऐड कर दोगे और वो बैक्टीरियोफेज उसको इंसर्ट कर देगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हम कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो थी हिस्ट्री की बात। अरे यार आज बार बार ये क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलिए हम जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वायरस के, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ए सेलुलर इन नेचर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई ये कैसे होंगे, ये ए सेलुलर होंगे, मतलब इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा इट मीन्स कि इनमें प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। ठीक, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ये सारी चीजें इनके अंदर एब्सेंट रहेगी। तो क्या कह रहे हैं, वायरस आर नॉन सेलुलर या ए सेलुलर, लेक ऑफ ट्रू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें वास्तविक कोशिकीय संरचना नहीं होती। इसका यह मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर आप कोशिका को देखें तो उसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होगी, केंद्रक होगा, केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा सर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा सर गोल्जी, ईआर गोल्जी वगैरह भी होंगे इसके अंदर। तो ये पूरा एक सेलुलर स्ट्रक्चर यहां पर हमको देखने को मिलता है। ये किसके केस में देखने को मिलता है, ये सेल के केस में देखने को मिलता है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है। वायरस के केस में ये होगा कि केवल एक आउटर कवरिंग होगी जो प्रोटीन की बनी हुई है, जिसे हम कैप्सिड कहेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वायरस की जो संरचना है वो कोशिकीय संरचना नहीं है, किसी ऐसी संरचना जो है वो नहीं है वायरस की। वायरस की कुछ ऐसी संरचना है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो संरचना है वो वास्तविक में कोशिकीय संरचना नहीं होती है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, वही चीज कह रहे हैं कि इनमें नाभिक या केंद्रक, साइटोप्लाज्म और कोशिकांग जो है वो नहीं होते। सिंपल सी बात वही है, सिंपल, कि भाई इनमें एक प्रोटीन कोट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, कोई किसी भी टाइप का जो सेल ऑर्गेनेल है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। ये इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ए सेलुलर कह रहे हैं, अकोशिकीय कह रहे हैं। यार कुछ तो गड़बड़ है आज, पेन सेलेक्ट करने में हो रहा है क्या, वेट करते हैं एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, इसको उठा के किधर ही दूसरी जगह रख लें क्या, ठीक है इधर रख लेते हैं, हो सकता है कि कोई फायदा हो, देखते हैं। चलिए देखो भैया इसके आगे क्या है, एक मिनट मुझे कॉल, हाँ 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 चलो देखना फिर बताना, मैं भी क्लास रिकॉर्ड करूँ। ठीक, इसके बाद देखें हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज क्या होगा भाई, इसका जो साइज है वो कैसा होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होगा, मतलब बहुत ही छोटा जो है साइज हमको देखने को मिलेगा। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वायरस को आप केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बहुत छोटा साइज होता है। कितना होगा, 200 nm से 20 नैनोमीटर से लेके और 300 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनका क्या होता है, तो इनमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, डीएनए और आरएनए। ठीक है, या तो इसमें डीएनए होगा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या आरएनए होगा। ठीक है, जो क्या करता है, अनुवांशिक जानकारी को वहन करता है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करने का काम करता है। फिर इसके बाद देखें तो अगला क्या है भाई, प्रोटीन कोट। ठीक है ना, अब प्रोटीन कोड क्या है, तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे डायग्राम बना के भी बताया कि जो वायरस होता है उसके स्ट्रक्चर में आउटर कवरिंग जो बनी होती है वो इस तरीके से प्रोटीन कोड की बनी होती है, और ये जो प्रोटीन कोड है, इस प्रोटीन कोड के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, वो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम समझेंगे कौन से वायरस क्या है क्या नहीं। ठीक, तो हम वही चीज कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें एक आउटर कवरिंग होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं। कैप्सिड की एक यूनिट मतलब जैसे ये यूनिट है उसको हम कैप्सोमियर कहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, कैप्सिड को
कैप्सोमियर नामक इकाइयों से बना हुआ होता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ यूनिट सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। तो कैप्सिड किससे बना है? एक एक यूनिट क्या कहलाएगी? कैप्सोमियर कहलाएगी। ये देखा हमने। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एनवेलप। प्रेजेंस ऑफ एनवेलप मतलब इनके ऊपर कुछ एनवेलप प्रेजेंट होते हैं। ये देखो क्या होगा कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ एनवेलप पाए जाएंगे जो लिपिड के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह के जो कवरिंग है वो इसके ऊपर पाई जाती है वायरस के ऊपर। कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस हैव आउटर लिपिड एनवेलप, कुछ विषाणुओं में बाहर जो है लिपिड का बना हुआ एक आवरण, एक कवरिंग पाई जाती है। यह होस्ट कोशिका की झिल्ली से प्राप्त होता है। अब यह आवरण कहां से मिल रहा है? तो यह आवरण होस्ट कोशिका की झिल्ली से प्राप्त होता है, डिराइव फ्रॉम दी होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, बनता कैसे है? जब अभी ये इसका पूरा प्रोसीजर कैसे क्या काम करेगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो हम इसमें समझेंगे कि वायरस क्या करता है कि जो सेल्स होती है, जो लिविंग सेल्स है, उनके अंदर जाता है, फिर उनके अंदर अपने कॉपी बनाता है। तो उनके अंदर जो उनकी उस पर्टिकुलर होस्ट इट मींस कि जिसमें इन्फेक्शन कर रहा है वो होस्ट है, उसमें उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें इन्फेक्शन करने का काम जो है करेगा। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उससे जो लिपिड एनवेलप है वो बन रहा है। अगला क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब अनिवार्य अंतःकोशिकीय परजीवी। इसका क्या मतलब है कि भैया वायरस जो है वो सेल से बाहर नॉन लिविंग है, सेल से बाहर उनकी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इसीलिए अगर वायरस को लिविंग वाले कैरेक्टर शो करना है तो उसको किसी होस्ट सेल के अंदर, किसी लिविंग सेल के अंदर जाना होगा। इसलिए वो क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब सेल के अंदर ही वो रह सकते हैं लिविंग स्टेट में। ठीक है भाई। तो वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट। वही चीज कह रहे हैं कि वायरस जो होता है वो लिविंग होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लिविंग होस्ट मतलब जैसे वायरस अगर इस पेन की सरफेस के ऊपर वायरस है तो वो वायरस मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगा, वो निर्जीव होगा, यहाँ पर नॉन लिविंग होगा। लेकिन वही वायरस अगर मेरी बॉडी में इन्फेक्शन करके मेरी बॉडी की सेल से अटैच हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा? वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या यूज करेगा? मेरी बॉडी की जो सेल्स है उनकी मशीनरी यूज करेगा, अपना जेनेटिक मटीरियल उसको कॉपी करेगा। ठीक है, और उस जेनेटिक मटीरियल से प्रोटीन बनाएगा, फिर अपनी नई नई कॉपीज बना लेगा, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो जब तक वो लिविंग बॉडी से बाहर है तब तक वो निर्जीव है, और जैसे ही वो लिविंग बॉडी के सजीव के अंदर गया वैसे ही वो सजीवों जैसे लक्षण दिखाने लग जाता है। दे डिपेंड ऑन होस्ट मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन। वही चीज कह रहे हैं कि ये रेप्लिकेशन के लिए होस्ट मशीनरी पर डिपेंड कर रहे हैं कि मेरी बॉडी से बाहर वायरस था तब तक वो रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा था, उसके डीएनए की कॉपी वो नहीं बना पा रहा था। जैसे ही वो बॉडी में जाएगा, बॉडी की मशीनरी यूज करेगा। मशीनरी इट मींस की जो भी चीजें लग रही, राइबोसोम लग रहा है, दूसरे वगैरह चीजें लग रही है इसमें। ठीक है, डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी मशीनरी लग रही वो सारी यूज किसकी करेगा? तो वो होस्ट की मशीनरी यूज करेगा। ये चीज हमने देखी। अगला अगर देखें तो क्या हो रहा है? लेक ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है भैया। तो यहाँ क्या होता है? वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। वही चीज कह रहे हैं कि उसके पास खुद के मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है। तो ये क्या करता है? ये होस्ट के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वही चीज कह रहे हैं भाई, होस्ट बॉडी के बाहर कैसे हैं? इनएक्टिव है या निष्क्रिय होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है भाई? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। वायरस को निर्जीव इसलिए कह रहे हैं कि क्या हुआ? टोबैकोमोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर लिया था, हमने देखा था, स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया है। ठीक है, तो इनको क्या किया जा सकता है? इनको क्रिस्टलाइजेशन इनका किया जा सकता है वायरस का। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बॉडी से बाहर ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। होस्ट स्पेसिफिसिटी। विषाणु बिल्कुल होस्ट स्पेसिफिक होंगे, ओनली स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेंगे। इट मींस कि भाई कोई प्लांट वायरस है तो वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। पर्टिकुलर जैसे हम टोबैकोमोज़ेक वायरस की बात करें तो वो तंबाकू के अंदर ही मोज़ेक डिसीज फैलाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इन्फेक्शन कर रहा है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इन्फेक्शन नहीं करेगा। यही है होस्ट स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आतिथ्य विशिष्टता। तो होस्ट स्पेसिफिसिटी इसको कहेंगे हम कि भाई जिस होस्ट में इन्फेक्शन करना है उसी में वो कर पाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद क्या है? 10वां क्वेश्चन, 10वां पॉइंट क्या है? 10th पॉइंट। 10वां पॉइंट है म्यूटेबिलिटी, उत्परिवर्तन क्षमता। बिल्कुल इसके अंदर क्या होगा? म्यूटेशन की कैपेसिटी पाई जाएगी। विषाणु में उच्च उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। अब आपने इसका एग्जांपल कहाँ देखा है? कोरोना वायरस में आपने देखा कि कोरोना वायरस के नए नए जो है म्यूटेंट जीन वो आ रहे थे, म्यूटेंट वेरिएंट आ रहे थे, है ना?
तो इसका ये मतलब है कि ये जो म्यूटेंट का मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन का ये मतलब हुआ कि भाई ये अपने जीनोम में कोई ना कोई ऐसा चेंज कर ले रहा था, जैसी कंडीशन बनती है भाई। अब आप जैसे कोई इन्फेक्शन किया, उसके अगेंस्ट आपने मेडिसिन वगैरह ली, या आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है कहीं ना कहीं अपने इम्यून सिस्टम को तैयार किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर किए, तो उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, उसके जीनोम में कोई मॉडिफिकेशन उसने कर लिया जिससे वो और ज्यादा मजबूत हो गया, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, तो इनके अंदर म्यूटेशन की कैपेसिटी होती है दैट हेल्प इन अडॉप्ट द क्विकली टू द न्यू एनवायरमेंट। ये क्या करता है, ये नए वातावरण के अनुसार जल्दी अनुकूल बनाता है। नए नए वायरस के फिर वो वेरिएंट आते जाते हैं, किस कारण से, म्यूटेशन के कारण। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, डिफरेंट इन शेप में अलग अलग पाए जाते हैं भैया। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, जैसे हेलिकल होंगे, आइकोशेड्रल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक, ये हो सकते हैं। इन्फेक्टियस प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल, ये मनुष्यों में, पौधों में, जानवरों में जो है वो रोग फैला सकते हैं। एनिमल, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन में डिसीज कॉज कर सकते हैं। बस अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। क्या है लास्ट पॉइंट है ये कि इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक क्यों कहते हैं। ठीक है, वायरस जो होते हैं उनको लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के गुण होते हैं। अब देख लेते हैं कि सजीवों वाले गुण कौन से हैं इसमें, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल यूजिंग होस्ट मशीनरी। ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल के अंदर उनकी मशीनरी का उपयोग करके वृद्धि करते हैं। मतलब लिविंग जैसे कैरेक्टर है। लिविंग जैसे कैसे कि होस्ट सेल के अंदर लिविंग है, होस्ट सेल से बाहर नॉन लिविंग जैसे। होस्ट सेल की मशीनरी यूज करेंगे, अपना जीनोम को कॉपी करेंगे, अपनी नई कॉपी बना लेंगे। अब नई कॉपी बनाना, जीनोम कॉपी करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, ये सजीवों के लक्षण है लिविंग के। तो ये लिविंग जैसे कैरेक्टर भी शो करता है। दे अंडरगो म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। बिल्कुल भाई, इनके अंदर इनका जो जीनोम है उनमें म्यूटेशन भी हो रहा है, अभी हमने देखा। तो म्यूटेशन भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे पोजेस द जेनेटिक मटेरियल एंड हेरिडिटी। भाई इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाना भी क्या है, सजीवों का लक्षण है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाना। तो ये इनके सजीवों वाले लक्षण हो जाते हैं। अब बात आती है कि इनके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होंगे, दे लैक मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द होस्ट, कि होस्ट से बाहर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो नहीं शो करते। ये एक निर्जीवों वाला लक्षण है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल की तरह इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। सजीवों को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन वायरस को क्रिस्टलाइज जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज हो गई। अगला, दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें कोई कोशिकीय संरचना या सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसमें इस तरीके के निर्जीव गुण भी पाए जाते हैं। तो वायरस के अंदर कंक्लूजन ये है कि वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, वायरस को लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो ये था आज के लेक्चर का टोटल जो भी एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, और भी वायरस से रिलेटेड जो बाकी चीजें बची हुई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।